आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है। चलो, आज का जो सेशन है वो कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन है। हाँ, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 8-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो दो टॉपिक पर बेस्ड होगा। क्या क्या? पहला, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका बुक का नाम है प्रदीप। ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशन के फिजिक्स 11th का ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। चलो, तो क्वेश्चन है, याद तुम लोग कुछ पढ़ी हो क्या इसका कॉन्सेप्ट एरर का? रिवाइज की थी? नहीं? चलो, तो क्या दिया हुआ है, यू कैन रीड द क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1। दो बॉडी है, बॉडी 1 का टेम्परेचर है, बॉडी 1 का टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। और जो दूसरा बॉडी है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस सर। आवाज आ रही है? देखो, दो बॉडी यस। है, दो बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है। T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस रिलेशन से कुछ अपना जो हम लोग स्टडी किए थे, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल प्लस माइनस लिमिटिंग एरर, ये याद आ रहा है? यस सर। यदि इसको लिखें, एक्चुअल इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, तो हमेशा हमेशा याद रखो कि जब भी लिमिटिंग एरर, जब भी तुम्हारा एरर के साथ यूनिट दिया हुआ हो, देखो यूनिट है ना डिग्री सेल्सियस, जब भी ये यूनिट दिया हुआ हो तो ये क्या होता है, लिमिटिंग एरर होता है। जब भी एरर के साथ यूनिट दिया हुआ हो तो क्या होता है, ये लिमिटिंग एरर होता है। याद रहेगा हमेशा। और जब ये यूनिट लेस हो, कभी कभी क्या होता है, यदि यही क्वेश्चन ऐसा करके दे देता, T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5%, तो क्या ये लिमिटिंग एरर है? नहीं, ये लिमिटिंग एरर नहीं है। ये क्या है, परसेंटेज रिलेटिव एरर है। यदि यही रहता है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.05, 0.05 और कुछ नहीं, तो क्या 0.05 के साथ कोई यूनिट है? नो सर। नो, देयर इज नो यूनिट। तो क्या ये लिमिटिंग एरर होगा? रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर हो जाएगा। ये थोड़ा सा, ये अंतर आपको पता होना चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सा जो जो दिया हुआ है वो रिलेटिव एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है, या लिमिटिंग एरर दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका यूनिट दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, बताओ, ये क्या होगा? दिस इज लिमिटिंग एरर, दिस इज लिमिटिंग एरर। तो T1
T1 is equal to T1m plus minus del T1. Can I write this? And T2 is equal to T2m plus minus del T2. ओके, चलो नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट हैज टू बी डिटरमाइंड? कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर। तो क्या हो जाएगा? जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? या तो T2 माइनस T1 होता है, या नहीं तो T1 माइनस T2 होता है। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? यदि इसके नॉमिनल वैल्यू का बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 30 सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। और जो नेट एरर होगा वो क्या होता है? हमेशा ऑलवेज, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, चाहे ऐड हो, समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज हो या डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज हो, जो एरर होता है वो हमेशा जुड़ता है। तो डेल T1 प्लस डेल T2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैसे लिखोगे टेम्परेचर को? फाइनल टेम्परेचर कैन बी रिटन एज नेट टेम्परेचर डिफरेंस कितना निकला? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आया समझ में? This is Yes, the sir. answer for the question. What is the alternate method of this? Alternate method to solve this question? Alternate method. Alternate method. किसी को याद है? T is equal to T2 minus T1, right? ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो, x is equal to x1 minus x2. Do you remember this? Do you remember this? Can you tell me, if you remember this, can you tell me what is the value of del T by T? Is equal to del T2 by T2, है ना? यहां पे क्या आ जाएगा? T2 by T प्लस del T1 डिवाइडेड बाई T1, और यहाँ क्या आ जाएगा? T1 by T1 by T. There will be a sign of plus minus. What will be the final value? What will be the final value? T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस T2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई T का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दोनों का डिफरेंस जो है, T क्या है? दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डेल T2 कितना डिफरेंस है दूसरा में? 0.5 डिग्री सेल्सियस का, 0.5 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू बोलो। T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? T1 का वैल्यू 30 ना? 20 डिग्री 20, राइट। 20 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.5 बाई 20। देखो, ये 50-50 कैंसिल, ये 20-20 कैंसिल। द फाइनल वैल्यू इज प्लस माइनस 0.5 बाई 30 प्लस 0.5 बाई 30 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस आया। देयरफॉर द फाइनल टेम्परेचर विल बी, जो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस
प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। इसका दो तरीका बताया गया, दोनों में से कोई भी तरीका आपका सही होगा। चलो, जो सा भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीका से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो हम लोग लिखे यहाँ लास्ट में जब प्लस किए तो 1/30 होगा ना? कहाँ? अल्टरनेट मेथड का लास्ट। अच्छा अच्छा, हाँ let's see. हम्म, 1/30 राइट, 1/30 बिल्कुल सही। तो एक एक यहाँ पे चलो, तो ये गलती सिर्फ ऋषु को दिखा, बाकी लोग ध्यान से नहीं देख रहा है क्या? बाकी लोग इसका मतलब ध्यान से नहीं देख रहा। चलो, इसको जो भी हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हैं, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिमाग में करते जाओ, ठीक है। डेल टी बाई टी का वैल्यू निकला 1/30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल टी बाई टी, तो हमको निकालना क्या है? डेल टी का वैल्यू। तो डेल टी का वैल्यू हो जाएगा टी इंटू 1/30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 30/30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर टी बराबर क्या होगा? टी एम प्लस माइनस डेल टी, हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? अभी ठीक है? आया समझ सर में? हमको यहाँ से नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया? सर इशू। बोलो, क्या समझ में नहीं आया? सर यहाँ 1/30 लिखे, टी इक्वल टू 1/30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 30/30 कैसे? ये जो t है, डेल टी बाई टी का वैल्यू 1/30 निकला। देखो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है डेल टी बाई टी, यस सर। और राइट साइड में निकला 1/30। वी have to find the value of del t, we have to find out the value of del t। डेल्टा। तो del t का वैल्यू फाइंड करने के लिए t जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इट विल गो ऑन राइट हैंड साइड। तो t बाई यस 30 सर। और t का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30/30 30/30 30 कैंसिल्ड, फाइनल वैल्यू इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल वैल्यू ऑफ del t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। Now, what is the method? What is the way to write the temperature? The actual temperature is equal to nominal temperature plus minus the error, limiting error. So T is equal to 30 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius. Is it clear? यस सर। यस सर। चलो, सबको क्लियर हुआ? यस सर। कितने लोग हो क्लास में? 11। 11। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 45, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस इज गिवन, Sanija, what is the time of class? 7 बजे से क्लास होता है। 7:10 के बाद हम किसी को एंट्री नहीं देंगे, नया लोग तो एंट्री नहीं देंगे। जो लोग 7:15 के पहले एंट्री ले लिया वो लोग क्लास करेगा, बाकी लोग उस दिन क्लास नहीं होगा, उसका क्लास मिस हो जाएगा। चलो, लास्ट 7:15, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू VI, राइट? R इज इक्वल टू VI। क्या ये रिलेशन सबको पता है? V इज इक्वल टू IR, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो हमको ओम्स लॉ से इंटरेस्ट उतना अभी फिलहाल नहीं है। ओम्स लॉ हम जब पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। फिलहाल हमको किससे मतलब है? हमको इस रिलेशन से मतलब, इसीलिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, वोल्टेज बाई करंट। ओके, और वोल्टेज दिया हुआ है, ध्यान से देखो, वोल्टेज दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया वोल्ट। देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका, I इज इक्वल टू दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2 ब्रैकेट क्लोज्ड एम्पियर। इसका मतलब है, ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है कि ये जो वोल्ट है 100 के साथ भी है और ये वोल्ट 5 के साथ भी है। इसी तरह से ये एम्पियर जो है 10 के साथ भी है और ये एम्पियर 0.2 के साथ भी है। क्या क्लियर हुआ ये बात? यस सर। तो ये बताओ, ये बताओ, जो 100 जब भी ऐसे लिखते हैं तो एक तो क्या होता है, ये नॉमिनल वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, ये होता है एरर, ये होता है एरर। अब ये यदि लिमिटिंग एरर है, देखो यदि ये लिमिटिंग एरर है तो इसका यूनिट होगा, और यदि ये रिलेटिव एरर है, यदि ये रिलेटिव एरर है तो इसका यूनिट नहीं होगा। यदि ये परसेंटेज एरर है तो इसका यूनिट नहीं होगा। तो क्या इसका यूनिट है? यस सर। तो कौन सा एरर होगा तीनों में से? लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर को इंडिकेट कैसे करते हैं? डेल ए से, और रिलेटिव एरर को इंडिकेट करते हैं डेल ए से। डेल्टा ए से लिमिटिंग एरर एंड डेल ए से व्हाट? रिलेटिव एरर। क्या क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो एक बार याद करो, एक बार ये रिलेशन याद करो, हम लोग क्वोशंट वाला रिलेशन देखे थे, x इज इक्वल टू x1 बाई x2 लास्ट क्लास में। कल लास्ट क्लास में हम देखे थे x बराबर x1 बाई x2 यदि होगा तो जो इसका रिलेटिव एरर होगा, ध्यान दो, रिलेटिव एरर डेल x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रिलेटिव एरर ऑफ x1 प्लस रिलेटिव एरर ऑफ x2। वेरी सिंपल। याद है ये रिलेशन क्या कि नहीं याद है? यस याद है। चलो, और डेल x बराबर क्या होता है? डेल x बराबर क्या होता है? डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। क्या ये याद है? क्या ये याद है? चलो, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, कैन वी राइट इट, डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2। एम आई राइट? यस सर। सर x इक्वल टू डेल्टा x बाय xm ना। डेल x इक्वल टू डेल्टा x बाय xm। xm वही चीज है, ये नॉमिनल वैल्यू ही है, ये सब नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका है, ये सारा नॉमिनल वैल्यू है, ये लेके चलो x1 x2 क्या है? नॉमिनल वैल्यू है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, डेल v बाई v प्लस माइनस डेल i बाई i प्लस डेल r बाई r। क्या सही है? इस रिलेशन में हमको क्या दिया हुआ, r बराबर v बाई i, और हम जो रिलेशन निकाले वो है x1 बाई x2, तो ये सही है। चलो तो v i बराबर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, what are the given quantity? v is equal to 100 volt, delta v is equal to 5 volt, I is equal to 110 ampere, and delta I is equal to how much? 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमसे एक अच्छा ठीक है, नहीं गलती, कोई गलती नहीं हुआ। चलो इतना दिया हुआ है, और हम लोग एक यहाँ पे लिखने में गलती क्या किए हैं, एक गलती हम लोग कर दिए हैं जो तुम लोग भी ध्यान बिल्कुल नहीं दी। यहाँ बाएं तरफ आर है, तो यहाँ भी बाएं तरफ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, और यहाँ दाहिने तरफ वोल्टेज और करंट है,
तो दाहिने तरफ क्या होना चाहिए, वोल्टेज और करंट होना चाहिए, डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा बताते जाओ, प्लस माइनस डेल्टा I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर प्लस डेल्टा V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई वोल्ट तो लिखने का जरूरत नहीं है, वोल्ट लिखने का जरूरत नहीं है, 5/100 बहुत बहुत सही। कैन एनीबॉडी फाइंड इट्स फाइनल वैल्यू? (0.02 plus 0.05 this is equal to plus minus 0.07 del r by r। ये क्या है बताओ तो क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में इतना रिलेटिव एरर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। तो कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है, किसी को याद है क्या? डेल A into 100 परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल R इंटू 100, और डेल R क्या होता है डेल्टा R बाय R इंटू 100, और डेल्टा R बाय R का तो वैल्यू अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 0.07 इंटू 100 कितना हो जाएगा 7। ये लिखना जरूरी है प्लस माइनस 7%, इसका मतलब समझ में आता है प्लस माइनस 7% का मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू या तो प्लस 7% तक ज्यादा हो सकता है और माइनस 7% तक कम हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट है? नो सर। सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट फिगर का है, ठीक है आवाज आ रही है? यस सर। चलो ध्यान दो, ये क्या है एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 53, दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ईच साइड ऑफ अ क्यूब is measured to be 7.203 मीटर। क्यूब जानती हो क्या होता है, व्हाट इज क्यूब, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन, घन या घन कहते हैं ना, ठीक है। तो देखो ये है क्यूब, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब और हिंदी में इसको कहते हैं घन, CUBE क्यूब। क्यूब का क्या खासियत होता है, ये 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसका क्या होता है कुछ लेंथ होता है, सपोज ये लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ है, इसका ब्रेड्थ होता है B और इसका कुछ हाइट होता है H, ठीक है। क्यूब में 3 साइड होता है, टोटल साइड तो बहुत होता है लेकिन टोटल 3 डायमेंशन होता है, एक लेंथ होता है, दूसरा ब्रेड्थ होता है और तीसरा हाइट होता है, और टोटल साइड्स टोटल कितना फेस होता है, फेस मतलब ये फेस 8, कितना फेस होता है 8 8 फेस होता है, 1 2 3 4 4 फेस आमने सामने, 2 इधर आमने सामने, 2 ऊपर नीचे आमने सामने, 2 तो टोटल कितना हुआ
6 हुआ ना, ठीक है। तो टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बताओ कि कितना सरफेस बन रहा है, नंबर ऑफ faces in a cube. What are the number of faces? 6. 6. Area of each face क्या होगा, एरिया ऑफ ईच फेस 6 into a square. ईच फेस, ईच मतलब हर एक इंडिविजुअल, L इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 7.203 गुना 7.203। बात समझ में आ रहा है? सर तो स्क्वायर फेस है ना, स्क्वायर फेस होता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना दोनों का बराबर है। स्क्वायर का दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, 7.203 7.203। एंड व्हाट विल बी द यूनिट, इट विल बी मीटर स्क्वायर। Any problem? So what is the total surface area? Total surface area, तो टोटल सरफेस एरिया हुआ कि जितना भी सरफेस बन रहा है, कौन कौन सा सरफेस बन रहा है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, 4 5 6, टोटल 6 सरफेस है और हर एक सरफेस का एरिया बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 सरफेस एरिया और हर एक सरफेस एरिया का एरिया 7.203 गुना 7.203 मीटर स्क्वायर। कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर ऑफ दिस, what is the final value, 6 into 7.203 into 7.203, come on। हम भी कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर में, चलो बताओ 7.203 गुना 7.203 गुना 6 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ फाइनल वैल्यू, तुम लोग क्या 311। जिस दिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें ना, उस दिन कोशिश करो कि कैलकुलेटर साथ में लेके बैठो। 299 कैलकुलेटर में इतना वैल्यू आ रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये क्वेश्चन किसका है, सिग्निफिकेंट फिगर का है। तो सिग्निफिकेंट फिगर याद है क्या, देखो सिग्निफिकेंट फिगर याद करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि देखो ये 6 को नहीं कंसीडर करेंगे हम, इन दोनों मेजर, ये जो हमारा जो मेजर है, मेजर नंबर है ये 7.203 एंड 7.203 जो कि तुम्हारा सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। ये 6 क्यों लिखा गया, ये 6 इसलिए लिखा गया कि ये 6 बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट नंबर बता रहा है कि 6 साइड है, ये क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ साइड्स, नहीं नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यदि याद है तो बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पहला नंबर का 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। क्या दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है? तो जो रिजल्ट होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, दो सिग्निफिकेंट, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है दोनों का, तो द रिजल्ट शुड आल्सो हैव सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी 4। अब चेक करो तो 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको कितना हटाना पड़ेगा, हमको 5 को हटाना पड़ेगा, इसको 1 2 3 4 5, ये पांचों को हटाना पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू 3.11 पॉइंट। अब देखो जो सबसे लास्ट में हटा रही हो वो क्या है 9 बड़ा 9 और ये 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको हटाने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। द फाइनल आंसर इज 311.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। So this is also correct but according to mathematics और this is correct according to physics। और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम एक मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बोल रहा है कुछ और फिजिक्स कुछ और बोल रहा है, तब तो काम कैसे चलेगा। दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत कम, इतना कम अंतर होता है कि जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो नाउ in the same question you have to find the volume of the cube। किसी को याद है क्या कि what is the formula for volume of the cube? Volume of cube is equal to a cube, क्योंकि L B H तीनों बराबर होता है क्यूब का, and suppose this is supposed to be A, so what is the volume of cube? This is a cube। So what is A? What is the individual lengths of the sides? This is 7.203 का cube, and what will be the value of unit? It is the meter cube। So A is given, the side of the cube is given 7.203 meter। तो देखो this is the volume 7.203 meter cube, sorry 7.203 cube meter cube। इसका वैल्यू कोई बताओ। 373.714754427 373.7144427 ठीक है, ये वैल्यू आया। अब फिर से देखते हैं हमको निकालना क्या था 7.203 गुना 7.203 गुना 7.203। अब देखो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा आना चाहिए उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। काउंट करते कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 12। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस इज नॉट राइट, वी हैव टू राइट दिस इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसको उड़ा दें, 4 को रखो, 1 2 3 4 शुरू रखो और बाकी सबको हटा दो, ये सब हट जाएगा यहाँ से। तो जो हटने वाला नंबर है, जो इसमें से हट रहा है जो नंबर, उसका सबसे फर्स्ट डिजिट क्या है छोटा 1। और क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो क्या ये इसके पहले वाले नंबर में कोई अंतर डालेगा नहीं, सीधा इसको हटा दो। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 373.3.7 मीटर क्यूब। बताओ दिक्कत हुआ क्या कुछ? नो सर। देखो ये क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि तुम नई प्रैक्टिस करोगे, बस इसी पर बेस्ड रहोगे कि चलो 2-3 क्वेश्चन सर तो क्लास में करवा ही दिए तो इससे तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। हम जितना भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करा दे इससे कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप घर में कम से कम 50-60 क्वेश्चन इस पे बनाइए। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। ओके सर जैसे यहाँ पे नंबर है 373714, तो यहाँ पे हमको मतलब कि 4 ही डिजिट रखना होता है। 4 तो डिजिट यहाँ में अगर सिग्निफिकेंट फिगर 4 होना चाहिए। हाँ सर वही मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4 रखना होगा। तो अगर 7 के जगह पे भी 5 रहा और 1 के जगह पे भी 5 रहा
तो कैसे करेंगे? फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर 4 रखना है, 12 गिवन है और 7 की जगह पे पॉइंट के बाद 5 है और 1 के जगह पे भी 5 है, अच्छा, तो कैसे ऐसा करेंगे? 373.55 एंड दिस, ऐसे। तो यस सर। तो यदि हमको यहाँ हटाना है, इस पार्ट को हटाना है, लगता है तुम्हारा क्लास छूट गया था क्या उस दिन। देखो, इसको यदि हटाना है तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, या 5 से बड़ा है। तो इसमें से बीच वाला है, सेकंड नंबर का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। जब ये 5 के बराबर है तो हम देखेंगे इसके पहले वाला नंबर, उसके बाद इसको देखेंगे क्या ये ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो इसमें +1 हो जाएगा, यदि इवन है नो चेंज। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज? 373.6। आया बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सब तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल 47, ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको समझिए। ये क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l स्क्वायर रूट अंडर l/g। ये आप लोग पढ़िएगा आगे, सिंपल पेंडुलम या SHF मोशन जब पढ़िएगा तब। फिलहाल देखो, ये फॉर्मूला से हमको मतलब है, यहाँ पे हमको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू होता है 2 पाई रूट l/g। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये फॉर्मूला होता है कि एक यहाँ पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ एक छत से एक धागा बांधा गया है और धागा में एक बॉल लटका दिया गया, इसी को तो पेंडुलम कहते हैं ना। अब इस पेंडुलम को तुम यहाँ लाके छोड़ दो तो क्या होगा? स्विंग करके अपने जगह पे वापस आ जाएगा। ये स्विंग करेगा ऐसे, ये पेंडुलम स्विंग करेगा। तो यहाँ पर लाके तुमने छोड़ा, इस पॉइंट पे लाके छोड़ा, तो ये इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। इसको यहाँ तक जाके फिर यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। कितना, क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड। इस पेंडुलम को इनिशियल पोजीशन से छोड़ो तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आके रुकेगा, फिर रिटर्न अपने पुराने पोजीशन पे आएगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो टाइम लगा उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l/g। तो t क्या है? ये है टाइम पीरियड, समझ में आ रहा है? 2 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। l क्या है? l है लेंथ ऑफ पेंडुलम। दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द थ्रेड। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का नाम सुने हो तब भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुने हो तब भी कोई घबराने वाला बात नहीं है। फिलहाल ये जान लो एक ये टर्म होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, t is equal to 2 pi root l/g. This is the formula given. I have written this form. Now measured value of l. l का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है ना? नॉन टू बी 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। बात समझ में आ रहा है? कितना एक्यूरेसी? 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब समझो, एक्यूरेसी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 millimeter, this is called least count.
तो कौन सा स्केल का, किस स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है? मीटर स्केल। जो ऑर्डिनरी स्केल होता है, इसका मतलब है कि हम किससे नापा गया है इस थ्रेड को? ऑर्डिनरी स्केल से नापा गया है, इसी से पता चलता है। यदि यही एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर होता तो तुम साफ साफ कह देती कि सर ये जो थ्रेड नापा गया है, मेजरमेंट किया गया, वो किससे किया गया था? वर्नियर कैलिपर से। इतना तो तुम लोग जरूर बता दोगी। और यदि यही एक्यूरेसी 0.01 mm होता तो तुम क्या कहते कि सर ये जो थ्रेड का मेजरमेंट किया गया है, या ये जो वायर का मेजरमेंट किया गया है, किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है? स्क्रू गेज। ये बिल्कुल क्लियर है। तो हम इस पे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि ये किससे किया गया है? ऑर्डिनरी स्केल से। तो समझो इस चीज को अच्छे से। तो देखो L का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डेल्टा L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगी तो कितना हो जाएगा? 1/10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। क्या आसान है यहाँ तक? बोलो। यस सर। टाइम पीरियड देखो, लिख रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज दिस, एक्यूरेसी इज फाउंड टू बी दिस। नाउ टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, कितना बार ऑसिलेट किया ये? 100 बार। कितना बार? 100 बार। 100 बार ऑसिलेट करने में इसको कितना टाइम लगा? 90 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड नहीं है, याद रखना। T है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड कितना? 90 सेकेंड। और टाइम T क्या है? टाइम टेकन, टाइम टेकन इन completion of 100 oscillation। ऑसिलेशन समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन हुआ ये है पेंडुलम, ये लटका यहां, इसको यहां लाके छोड़ो, ठीक है? ये कहां जाएगा? फिर यहां आएगा। यहां लाके जब इसको तुमने छोड़ा तो ये यहां गया, फिर यहां आया, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। फिर यहां गया, फिर यहां आया, इसको कहते हैं दूसरा ऑसिलेशन। फिर यहां गया, फिर यहां आया, इसको कहते हैं तीसरा ऑसिलेशन। इस तरह से कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 100 ऑसिलेशन। और 100 बार ऐसे 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 होने में कितना टाइम लगा? 90 सेकेंड। 90 सेकेंड। और उसके बाद एक पॉइंट और दिया हुआ है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि उसके बाद यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि डेल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। क्या क्लियर हुआ? 2-3 पॉइंट हम लिख दिए। यहां से देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, यदि इसको समझ जाओगे तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन तुम्हारा कभी छूटेगा ही नहीं इस चैप्टर से, ठीक है? इस चैप्टर से कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, और ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन से हर साल जेई कहो, नीट कहो, यहाँ पे कम से कम 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो पक्का हो गया 10-12 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम सही से प्रैक्टिस कर लो तो। चल देखो क्या क्या हमको मिला। हमको मिल गया L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डेल्टा L इज इक्वल टू कितना? 0.1 सेंटीमीटर, T इज इक्वल टू 90 सेकेंड, और डेल T इज इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। वेरी गुड। चलो, अब कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन T एंड T? दोनों में से कौन सा T क्या है? सर एक टी टाइम पीरियड है और दूसरा टाइम है। टाइम है, तो क्या रिलेशन है दोनों में? क्या है ये? इसमें 90 मल्टीप्लाई 100 बार ना घूमता है, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा क्या?
100 बार ऑसिलेट किया, 1 2 3 4 5, एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड लगा टी, तो 100 ऑसिलेशन में कितना लगेगा बताओ, तो टी इंटू 100, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जो टोटल टाइम लगा उसको 100 से भाग दे दो। यस सर। टोटल 100 से भाग दे दो, कोई दिक्कत? नो सर। यदि हम डेल टी का वैल्यू निकाले, तो हम कह सकते हैं ये भी डेल टी बाई 100 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो ये बताओ डेल टी बाई टी, इक्वेशन 2 बाई 1 कर रहे हैं, डेल टी बाई टी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग दे रहा है, डेल टी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बाई 100 डिवाइडेड बाई टी बाई 100। ध्यान दो, क्या डेल टी बाई टी हो जाएगा? यस सर। तो क्या एक बात बताओ, डेल टी बाई टी और डेल टी बाई टी दोनों बराबर है, और ये क्या है? नो। रिलेटिव एरर। क्लियर? ठीक है सर दोनों बराबर कैसे हो गया? ये 100 का कैंसिल हो गया, देखो t इज इक्वल टू टी बाई 100, वो बराबर कैसे हो गया? देखो वही तो हम बता रहे हैं ना, देखो क्या यहाँ पे t इज इक्वल टू टी बाई 100 है, क्या इससे एग्री करती हो? क्या डेल टी बराबर होगा डेल टी बाई 100, इससे भी एग्री करती हो? अब करो क्या, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, तो डेल टी बाई टी इसको इससे भाग दो, डेल टी बाई टी इज इक्वल टू डेल टी बाई 100 डिवाइडेड बाई टी बाई 100, टी बाई 100, 100 कैंसिल्ड, डेल टी बाई टी। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ यहाँ से कि जो रिलेटिव एरर है टाइम पीरियड का, वही रिलेटिव एरर किसका होगा? किसका होगा बताओ? वही रिलेटिव एरर होगा टोटल टाइम का। चलो, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया ये सब चीज? ये क्वेश्चन हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा तो टफ लगेगा, लेकिन यदि समझ जाओगी तो फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। चलो अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द जी, जी निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 पाई रूट एल बाई जी। यहां से g का वैल्यू कैसे निकलेगा, g का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करो, t स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर एल बाई जी हो जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो एल बाई जी हो जाएगा। अब यहाँ से तो जी आराम से निकल जाएगा, यहाँ से जी कितना निकलेगा, जी बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एल बाई टी। वेरी गुड, एल बाई टी, टी स्क्वायर, हाँ एल बाई टी स्क्वायर। सही बात है क्या? क्या ये सही है? yes, sir. क्या इस बात से सब एग्री करती हो इस फॉर्मूला से? क्या हमको एक जबरदस्त फॉर्मूला मिल गया, हमको एक जबरदस्त फॉर्मूला क्या मिला, g इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। सर वहाँ 4 पाई, हाँ हाँ ठीक है सही है, चलो वेरी गुड। देखो यही सब चीज तुम लोग ध्यान नहीं देती हो, ये सब चीज ध्यान दिया करो, 2 पाई नहीं हो यहाँ 4 पाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना। चलो वेरी गुड, ये सब चीज नोटिस करते रहो, 4 बहुत अच्छा, 4 ठीक है, क्या सही है, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। क्या ये जो टर्म है 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है? इसका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इस 4 पाई स्क्वायर का किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये किसी के एरर पे कोई अंतर नहीं डालेगा, ये कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, ये लेंथ और ये टाइम। तो ये बताओ x इज इक्वल टू x1 इंटू x2 था, तो डेल x बाय x का फॉर्मूला क्या था?
x1 by x, सर x1 by x minus x2 by डेल्टा x1 by x1 प्लस डेल्टा x2 by x2, सिंपल। हाँ, यदि इसमें x3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इसमें यदि x3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इसमें रिलेशन प्लस डेल्टा डेल्टा 3 by x, इसमें x4 मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा x4 by x4, इसको भाग दे दो x5 से तो फिर भाग दे दो x6 से तो सर भाग देना, वहाँ माइनस होगा ना। फिर वही बात, तुम पन्ना पलट के देखो, हमने बताया था कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अंदर में सब जुड़ते जाता है, अंदर में सब जुड़ते जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि ये सब रिलेशन पे तुम्हारा ग्रिप नहीं बन पा रहा है तो बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखो g बराबर क्या है? 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। तो l यस सर, बाई टी गुना टी लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर को? यस सर, किसी को कोई आपत्ति है इस बात से? यदि हम टी स्क्वायर को टी गुना टी लिखे तो किसी को कोई आपत्ति है? नो सर, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल बाई एल प्लस डेल टी बाई टी प्लस डेल टी बाई टी। और हमको पता है ना डेल एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस डेल टी कितना दिया हुआ है, डेल टी बाई टी का वैल्यू, डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी यहाँ आओ, डेल टी बाई टी का वैल्यू है ये डेल टी बाई टी, और ये डेल टी का वैल्यू है 1, डेल टी का वैल्यू 1 सेकेंड और इसका वैल्यू 90 सेकेंड। चलो 1 बाई 90 प्लस 1 बाई 90, बता दो कितना होगा इसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0.027 प्लस माइनस 0.027। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना डिफरेंस, कितना एरर होगा। तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity g is equal to 0.027 into 100, that is equal to 2.7%। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा लगा? इस क्वेश्चन को फिर से एक बार घर में ट्राई करना और अपने से बना के देखना बनता है कि नहीं। चलो, अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसके बाद सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लो। Q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? Q इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 4 d टू द पावर 1 बाई 2। कह रहा है कि a b c d का परसेंटेज एरर है 1%, a 1%, b का परसेंटेज एरर है 2%, c का परसेंटेज एरर है 3% और d का परसेंटेज एरर है 4%। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि a कितना, a स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं ना। देखो यदि इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 इंटू x2 तो हम क्या लिखते हैं कि क्या ऐसा लिखते हैं डेल x इज इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2, ऐसा लिखते हैं? यस सर, सही है? यस सर। चलो यदि x बराबर x स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हैं x इंटू x, दैट इज x1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं x1 इंटू x1। यस सर। तो डेल x बराबर क्या हो जाएगा, डेल x1 प्लस डेल x1 बराबर 2 डेल x1।
ठीक है, यानी कि ये जो 2 है ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। देखो देखो हम एक फॉर्मूला बना दिए इसी तरह से। देखो यदि यदि x का वैल्यू x1 पावर n, x2 टू द पावर n, m, x3 का पावर p हो तो डेल x का वैल्यू क्या होगा। ये जो n है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा डेल x1, प्लस ये m यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल x2, ये p यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल x3। बताओ किसी को कोई आपत्ति इस बात से? नो सर। नहीं है कोई आपत्ति। चलो ये यदि नोट करना चाहती हो तो ये कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व किया जाएगा। चलो यदि ये नोट करना चाहती हो तो नोट कर लो। आगे देखो, अब देखो q बराबर क्या दिया हुआ है, q बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर 3/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, c4 d1/2। इसको बनाने में मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। हमको निकालना है डेल क्यू का वैल्यू। क्या निकालना है? डेल क्यू का वैल्यू। तो स्क्वायर है, 2 है पावर में तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 डेल ए हो जाएगा, प्लस 3/2 पावर में है तो यहाँ पे पीछे 3/2 हो जाएगा डेल बी। उसके बाद सी के पावर क्या है 4, 4 पीछे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल सी, प्लस 1/2, 1/2 यहाँ हो जाएगा डेल डी। क्लियर? यस सर। ये बराबर होगा प्लस माइनस ए का परसेंटेज कितना है 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4। ये यदि परसेंटेज में लिख रही हो डायरेक्ट तो ये भी क्या होगा परसेंटेज में होगा। तो इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। 2 2 कैंसिल तो हो जाएगा 2 3 5 5 12 5 17 2 19%। कितना हो जाएगा 19%। बस इतना ही करना है इसमें। दिस इज द आंसर। क्लियर? फॉर्मूला कैसे डिराइव किए एक बार रिपीट कर दे। चलो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किए, यहाँ देखो ये कितने लोगों को पता है x बराबर x1 इंटू x2 होगा, तो डेल x का वैल्यू डेल x1 प्लस डेल x2 होगा। क्या सबको पता है? क्योंकि हमने डिराइव किया है इसको। इसमें पता नहीं पता होने का मतलब है कि आपने क्लास नहीं किया। यदि ये पता है तो हमको ये बताओ कि यदि x बराबर x स्क्वायर हो, x बराबर x1 स्क्वायर हो, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। डेल x बराबर हो जाएगा क्या x1 गुना x1, तो डेल x बराबर हो जाएगा क्या डेल x1 प्लस डेल x1 प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 2 डेल x1। अब देखो ये जो पावर है x1 का जो पावर है क्या ये इसके पीछे आ गया? उसी तरह से डेल x का वैल्यू क्या होगा यदि x बराबर x1 टू द पावर 5 है, तो 5 डेल x1। x का वैल्यू क्या है यदि x1 का वैल्यू 10 है, तो डेल x बराबर 10 डेल x1। ठीक है, बोलो बात समझ में आया? यस सर। यदि x का वैल्यू x बराबर x1 का वैल्यू 1/2 है, तो डेल x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पावर पीछे आ जाएगा डेल x1। और डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हर में क्या होता है तुम्हारा सिर्फ सम होता है, कहीं माइनस नहीं होता है, एवरीवेयर सम। ठीक है, और ये क्यों होता है, कौन सा एग्जांपल से बताया था कि क्यों ये प्लस होगा माइनस क्यों नहीं होता है। यहाँ माइनस नीचे में सी और डी तो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ,
यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ? किस एग्जाम्पल से समझाए थे? खाली हमको एग्जाम्पल बता दो, किस एग्जाम्पल से समझाए थे? नहीं याद है? याद नहीं है? नो सर। वो ट्रेन का टिकट वाला, कि हमेशा हाँ। हम लोग वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, यानी कि हमेशा ये लेके चलते हैं कि हमारा किस्मत खराब होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, जो लोग नहीं जानता है ये ट्रेन का टिकट वाला कहानी, तो वो लोग क्या करें, एक बार पीछे जो वीडियोस है वो देख लो, तुमको पता चल जाएगा। A4 B 1/3 C D 3/2, रिलेटिव एरर किसका निकालना है? जेड का। तो बताओ क्या हो जाएगा फटाफट, डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा? 4 by del A। 4 डेल है, 4 बाई क्यों, 4 डेल है। चलो del A प्लस 1/3 1 del सेकंड, B। 1 सेकंड, 4 डेल है प्लस 1/3 डेल बी। चलो माइनस की प्लस, सर प्लस प्लस क्या, डेल सी 3/2 3/2 del डेल बी, del बस B। बन गया, यही करना था। डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डेल ए प्लस 1/3 डेल बी प्लस डेल सी प्लस 3/2 डेल बी। क्या बहुत भारी लग रहा है क्या ये सब टॉपिक? ये क्वेश्चन हो गया था 41 ना? नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये वही क्वेश्चन है, उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो दो बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। T2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि इसका क्या दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। जब यूनिट दिया हुआ हो तो ये जो पॉइंट टू और 0.5 है, ये क्या है, लिमिटिंग एरर है, रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है? लिमिटिंग एरर। चलो कम से कम इतना एक्सपर्ट तुम लोग हो गए हो कि तुम लोग को पता चल जाएगा कि जो इसमें दिया हुआ है उसमें कौन सा टर्म क्या है। ये क्या है 40 डिग्री सेल्सियस नॉमिनल वैल्यू, और ये लिमिटिंग एरर। हमको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस इन द एरर, क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर क्या होता है, एरर तो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो एरर क्या होगा, हमेशा जुड़ जाएगा, डेल T इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल T1 प्लस डेल T2, और डेल्टा T ये क्या है, लिमिटिंग, ये लिमिटिंग एरर ही जुड़ेगा, रिलेटिव एरर मत जोड़ देना, यदि रिलेटिव एरर जोड़ दोगे तो बहुत बड़ा अपराध है, उसका सजा फांसी भी हो सकता है। 0.2 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस अकेले रहेगा क्या, इसके साथ एरर भी रहेगा, कितना डिग्री का एरर रहेगा, 0.7 डिग्री सेल्सियस का। तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। क्या ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन इसी से शुरुआत, श्री गणेश इसी से हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग को पता होना चाहिए था। और इसका बनाने का जो मेथड 2 है, इसको बनाने का जो अल्टरनेट मेथड है, ये तुम लोगों का क्या है,
होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है क्या? 1%, 2%, 3%, 4% एंड 2 नहीं, अलग क्वेश्चन है। ये भी बन जाएगा क्या? यस सर। Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 3/2, देखो एग्जाम में पूछा गया है 2005 में, डिवाइडेड बाई C4 D 1/2। तुमको निकालना है डेल Q का वैल्यू, निकल जाएगा? यस सर। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is measured by the relation mu is equal to, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? mu is equal to real depth divided by apparent depth। ये सब क्या होता है ये ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, हमको एरर में एक फॉर्मूला दे देगा, बस हमको फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है कि हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मेजर करना है। वी हैव टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो क्या करोगी? तुम कोई इंस्ट्रूमेंट लोगी, ये तरीका है नापने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुमने जब मेजर किया तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, μ1 का वैल्यू आ रहा है 1.29, जब दूसरा बार फिर मेजर की तो कितना आया? μ2 बराबर 1.33, जब फिर मेजर की तो कितना आया? 1.34, फिर मेजर की तो आया μ4 इज इक्वल टू 1.35, फिर मेजर की तो μ5 आया 1.32, μ6 1.30, 5 to 1.36, μ7 आया 30, μ8 कितना आया? 1.33। ठीक है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने जब मेजर किया तो अलग अलग आया। पहले बार में 1.29, दूसरे बार में 1.39, इसी तरह से 8 सैंपल हमको मिला। ठीक है, ये 8 सैंपल मिला। तो कहता है कि व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी को याद है? किसी को याद है? सबको प्लस नंबर जितना, हाँ, सबको जोड़ दो, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 प्लस μ7 प्लस μ8 डिवाइडेड बाय कितना? 8। तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय 8। क्या ये बात आपको पता था? यस सर। कितना निकलेगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकलेगा 1.327, 1.327। लेकिन इसके यहाँ पे देखो एक दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि ये फिजिक्स के कैलकुलेशन को नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 सबका 3 है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4। तो हमको किस में बदलना पड़ेगा? इसको 3 में बदलना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1.32, ये हट जाएगा 1.33 होगा, क्योंकि ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है। तो ये हटने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? +1
जुड़ जाएगा, तो 1.33 इसका मीन वैल्यू आया। इसके बाद क्या निकाले थे कि जो लिमिटिंग एरर होगा इंडिविजुअल में क्या होगा, यानी कि डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5, डेल्टा म्यू 6, डेल्टा म्यू 7, डेल्टा म्यू 8। कितना निकलेगा? म्यू एम माइनस म्यू 1। म्यू एम कितना निकला? 1.33 माइनस 1.29 कितना निकलेगा? 0.04। क्या निकल जाएगा बाकी सब भी? तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 0.00 माइनस 0.01, उसके बाद माइनस 0.02, डेल म्यू 5 का वैल्यू निकला प्लस 0.01, म्यू 6 का वैल्यू निकला माइनस 0.03, म्यू 7 का वैल्यू है 0.03 और म्यू 8 का वैल्यू है, डेल म्यू 8 का वैल्यू है 0.00। सर U2 का 0.01 आंसर होगा कि वहाँ क्वेश्चन है 1.32 और आंसर है 1.33, तो 0.01 होगा ना U2 का। देख लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? कौन सा? सर U2 का 0.01 होगा क्योंकि यू नहीं है, ये म्यू म्यू म्यू, दिस इज म्यू। हाँ 1. बोलो, फिर से बोलो। 0.01 होगा म्यू 3 का? सर म्यू 2 का। म्यू 2 का यहाँ 1.33 है, 1.33 में से 1.33 सब्ट्रैक्ट करोगी तो क्या होगा? बताओ। 1.33 माइनस 1.33 क्या होता है? 0.01, 0.02। चलो ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया क्या ये? तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा, या एब्सोल्यूट मीन एरर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसको कहते हैं मीन ऑफ लिमिटिंग एरर। ये होता है सबका उसी तरीके से डेल म्यू 1 प्लस डेल म्यू 2 प्लस डेल म्यू 3 प्लस डॉट 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 डेल म्यू 8 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या हो जाएगा बताओ? 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01। अब बोलोगे कि सर यहाँ म्यू 3 तो माइनस 0.01 है, अब प्लस क्यों लिख रहे हैं? तो फिर वही बात हम बोलेंगे कि क्या हम लोग को क्या लेना है, वर्स्ट कंडीशन लेना है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा लिखना कि सबका मैग्नीट्यूड, सबका सिर्फ हमको वैल्यू से मतलब है, हमको साइन से मतलब नहीं है, ये साइन जो है उससे कोई मतलब नहीं है, सबका सिर्फ सम हो जाएगा। 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.010 डिवाइडेड बाई 8। कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 0.02। अच्छा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव एरर का ऐसे फॉर्मूला होता है, यदि सिर्फ एक मेजरमेंट हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिटिंग एरर डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू। यदि हमारा सिर्फ एक मेजरमेंट हो
ठीक है, जैसा कि टेम्परेचर में देखे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। लेकिन यदि बहुत सारा सैंपल्स हो, जैसा कि इस केस में है, तो उस केस में हो जाता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और इसको कहते हैं डेल म्यू मीन, डेल्टा म्यू मीन, डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ए एम। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। एम कितना निकला 1.33। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 0.015। और यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर में, दैट इज इक्वल टू 1.5%। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलो, तो आज का क्लास यही समाप्त किया जाए। ठीक है, और कल के क्लास में क्या किया जाएगा, कल हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर डायमेंशन। क्या शुरू करेंगे, डायमेंशन। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। तो यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है डायमेंशन, और वो कल स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, यस सर। तो क्लास एंड किया जाए। ओके सर। ओके, ओके, चलिए, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।